हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जैसा कि आप सभी को पता है 1 से लेकर 7 तक की कक्षाएं यूट्यूब पे उपलब्ध हो चुकी है जो कि एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो फिर देर किस बात की, जाइए और उसको देख लीजिए क्योंकि ये क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बस आपकी इंपॉर्टेंस को नजर में रखते हुए ही हम ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप लोग क्या कीजिए, जाइए और उस कक्षाओं को पढ़ लीजिए और जहां भी डाउट होता है वहां से मेरे को क्वेश्चन कमेंट करके भेजिए और मैं आप लोग को आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर में लोहे की खेती कैसे की जाती थी, लोहे की खेती से औजार कैसे किया जाता, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे हम देखते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो लोहे लोहे के औजार और खेती। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना देर किए हुए, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी। सबको सही तरीके से ये बात पता है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं कोई, ठीक है ना, लेकिन फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है ना। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, यानी कि आजकल जो हम लोहे का उपयोग कर रहे हैं वो तो एक बहुत ही आम बात है, कभी भी कहीं भी लोहा हमें मिल जाता है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण में कब्रों में लोहे के औजार और हथियार की संख्या बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है। यहीं से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, यही कोट उठा के आप लोगों को डाल दिया जाता है तो आप लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज कि नहीं पहले तो लोहा नहीं पाया जाता था, फिर महापाषाण में कैसे पाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को एक बात और बता दे कि जो लोहे का उपयोग है उसकी साक्ष्य तो हमें मिलता है कि 3000 साल पहले उपयोग किया गया, लेकिन 2500 वर्ष पहले खेती में लोहे का उपयोग किया जा चुका था, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी थी लोहे का उपयोग करना, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं इस टॉपिक को जो अभी बोल रहा है, कह रहा है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे की औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों को शामिल किया गया है, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ चुका है, ठीक है ना, महापाषाण वाला चैप्टर में, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसीलिए तो ये बार बार कह रहा है जैसे कि तुमने पढ़ चुका है लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जाइए और क्या कीजिए, पढ़ लीजिए उस क्लासेस को, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कृषि उत्पादों को बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम, यानी कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाई गई थी, उन्हीं कदम को अब हमें देखना है। कह रहा है समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए राज्य तथा रोपाई एक महत्वपूर्ण कदम है, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुए। इस समय सिंचाई के लिए नए कुएं, तालाब, मतलब अनेक प्रकार की चीजें थी जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और जैसे लोहे का भी उपयोग किया जाता था कृषि के कार्यों में, ठीक है ना। गांव में कौन रहते थे, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वाम्य, चलिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी रहते थे, यानी कि बड़े भूस्वामी जिसको हम लोग क्या कहते थे, बेल्लार, क्या कहते थे, बेलार। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को हम लोगों ने बेलार कहा, तथा उसी में जो हलवाहे थे, कौन साधारण हलवाह थे, उसको हम लोगों ने उनवार कहा, ठीक है ना। बेलार तथा जो बड़े जो क्या थे उसी क्षेत्र में साधारण हलवाह थे उनको उनवार, तथा भूमिहीन मजदूर जो कि दास होते थे उन्होंने कैडेसियर तथा अधिमई, उसी को हमने क्या कहा, अधिमई एवं कैडेसियर। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक हुआ करता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि जो ग्राम, यहाँ पे ये क्वेश्चन उभर सकता है कि ग्राम भोजक का जो पद था वह अनुवांशिक था या नहीं। क्या बोला मैंने, अनुवांशिक था या नहीं। अगर अनुवांशिक था
तो यस और नहीं था तो नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पद पे अगर रुक जाते तो अनुवांशिक ही हुआ ना। कह रहा है गांव बड़ा, कह रहा है यह अनुवांशिक पद या ग्राम भोजक के पद पर आमतौर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी वसूलने का काम इन्हें सौंप दिया करते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। मतलब समझ गए, इनके हाथ में एक अच्छी तरीके से सत्ता मिल गई थी, ठीक है ना। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था, यानी कि स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था, ठीक है ना। ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करने से अपना जीविका चलाना पड़ता था। अधिकांश गांवों में लोहार, सोनार, कृषक वर्ग लोग रहा करते थे। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं, ठीक है ना। कह रहा है कि तमिल की प्राचीन रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वालों के जिन साहित्य में नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि जब तमिल क्षेत्र में जो एक मतलब आयोजन किया गया था उसी में इसका संकलन किया गया, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा था। नगर क्या कहती हैं, कहानियां, ठीक है ना, यात्रा विवरण और मूर्ति कला, ठीक है ना। तुमने जातकों के बारे में सुना ही होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोग में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, जहां एक जातक कथा की गई जिनमें यह कहा जाता है कि मतलब एक जातक कथा वो होती है जो कि बहुत आम लोग में प्रचलित थी। क्या होती थी, काफी मात्रा में प्रचलित होती थी, ठीक है ना, आम लोगों में। और साथ में एक और बात कि जातक कथाओं में सबसे पहले भिक्षु लोग जो होते थे ना वो अपना कथा कहा करते थे, ठीक है ना। इसी के बारे में इसमें बता रहा है। ये चैप्टर आप लोग के लिए एक निर्धन की चतुराई की कहानी है। ये कहानी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कह रहा है प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकला कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तिकला को ऐसी इमारतें की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों में सजाया जाने लगा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर क्या थे, परकोटों से घिरा होता था। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिलते थे। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होते थे। कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां एक नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण हमें अज्ञात यूनानी नाविक का मिलता है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया था उस सभी के बारे में उसने लिखा था, ठीक है ना। अब मानचित्र में आप भरूच को ढूंढो, अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को देखिए। भरूच का नाम आया, हम देख लेते भरूच आखिर था क्या, ठीक है ना। भरूच के बारे में एक बार देख लेते। चलिए, सबसे पहले कहा जाता है कि जो चले जो ये भरूच था ना, चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, भरूच, बेरी गाजा की कहानी। बेरी गाजा एक संकरी खाड़ी के समुद्र से आने वाले एक नाव का चला पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि एक बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में, यानी कि यह एक जगह है जिसकी संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल एवं अनुभवी स्थानीय मछुआरों से ही यहाँ जहाज चलाए जा सकते हैं। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात किया जाता था।
हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोदाम, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात भी किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और ये सब शामिल था। यानी कि राजा के लिए यहाँ से क्या होता था, ये सब सामान लेके आया करते थे लोग। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। सिक्के, सिक्कों के बारे में। ठीक है ना। पृष्ठ पर दी गई कहानी को तुमने देखा कि किस तरह सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने कौन से सिक्के हैं? आहत सिक्के हैं। करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या तांबे के सिक्कों से विभिन्न आकृतियों पर आहत कर बनाए गए। आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। यानी कि क्या होता, आहत मतलब जानते हैं ना क्या होता, कूट कूट के पीट पीट के। ठीक है ना, इसलिए बनाया जाता था आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोलाकार होते। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आहत सिक्के आयताकार, कभी कभी क्या होते थे, आयताकार होते थे, कभी कभी गोलाकार या फिर कभी कभी वर्गाकार भी हुआ करते थे। ये या तो धातु के चादर को काट कर या धातु के चपेट गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे लगाकर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। विनिमय के अन्य साधन, कौन कौन से साधन? विनिमय मतलब क्या होता है, इधर से उधर लेके जाना। ठीक है ना। कह रहा है संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद, मतलब ये इस कविता को आप लोग पढ़ लीजिए। विनिमय के अनेक साधन के बारे में इस कविता में बता दिया गया है। ठीक है ना। कह रहा है अनेक नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र कैसे हुआ था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापारी के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसानों तथा पशुपालकों शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकला का केंद्र भी माना जाता था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। ठीक है ना, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर है। यह कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थान भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों की अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या फिर मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यह प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान को किया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा एक अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का उल्लेख हमें मिलता है मथुरा में। ठीक है ना। मथुरा समझा जाता है एक प्रकार से धार्मिक केंद्र था। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से, दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं जाती होगी, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। इस लाइन से उठा के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो इस लाइन को अच्छे से देख लिया कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई एक क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ में बनने लगे थे, जिन्हें हम लोग श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को हम लोग श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता है। शिल्पकारों का
शिल्पकारों की श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का कार्य होता था संचालन करती थी, वो क्या करते थे, व्यापार का संचालन। और श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों पर दे दिया जाता था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। सूत काटने और बुनने के नियम को आप लोग देख लीजिएगा। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु के बारे में देख लेते हैं। अरिकमेडु के बारे में कुछ लिखवा देते हैं। चलिए, अरिकमेडु मुख्य रूप से माना जाए तो यह एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। और यहाँ से क्या होता था कि एम्फोटा मिला है, जो भूमध्य सागर का पात्र है, एम्फोटा यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या कहते हैं, एम्फोटा, जो कि एक भूमध्य सागर का पात्र होता है, ठीक है ना। और एरेटाइन जैसे मोहर भी यहीं से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, एरेटाइन जैसी मोहर। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अरिकमेडु पुडुचेरी में है, ठीक है ना। लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पतन था, यानी कि क्या था, ये बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभव गोदाम रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसी पात्र भी मिले हैं। इनमें शराब या फिर तेल जैसे तरल पदार्थ दे के रखे जा सकते थे, यानी कि इसमें जो पदार्थ वगैरह रखे जाते थे उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। गाइस, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मैं क्लास को यहीं पे अंत करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे इसके आगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।